नमस्कार। आजकल ये लीडरशिप मतलब नेतृत्व, इसकी बातें तो देखें बहुत होती हैं। कौन अच्छा लीडर है, कैसे सीखें लीडरशिप। पर एक सवाल मन में आता है कि क्या सच में कोई भी लीडर बन सकता है, या ये कोई खास खूबी है जो बस कुछ लोगों में ही होती है? और क्या कोई एक ही तरीका है कामयाब लीडर बनने का? ये सवाल तो जरूरी है। तो आज हम इसी लीडरशिप की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास कुछ अकादमिक जानकारी है जो लीडरशिप के अलग अलग सिद्धांतों पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये भी देखती है कि इसमें लिंग यानी जेंडर का क्या रोल है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन सिद्धांतों को जो कई बार थोड़े मुश्किल लगते हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें, उनमें से काम की बातें निकालें और ये देखें कि ये आइडियाज हमारी लीडरशिप की समझ को कैसे बनाते हैं, खासकर जब महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में बात हो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। सबसे पहले तो यही बात कि ये लीडरशिप है क्या आखिर? ये सिर्फ कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अगर बुनियादी तौर पर देखें तो लीडरशिप किसी ग्रुप को एक सोच या कुछ लक्ष्यों की तरफ ले जाने, उन्हें प्रभावित करने की, आप कह सकती हैं, एक कला है या काबिलियत। अच्छा। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इसे समझाने की कोशिश की है। जैसे कीथ डेविस ने कहा था कि लीडरशिप के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन बस लोगों और मशीनों का एक बेतरतीब सा झुंड है। लीडरशिप ही है जो पोटेंशियल को असलियत में बदलती है। ये बात तो सही है। और देखिए, काफी पहले 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने इसे बॉस की काबिलियत कहा था कि वो अपने नीचे काम करने वालों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करें, उन्हें एक रास्ते पर कैसे चलाएं। वहीं हाल में जैसे विलियम्स ने 2005 में कहा कि ये एक तरह की कला है जिसमें लीडर को हालात, प्रॉब्लम, लोग, मकसद, इन सब के साथ एक तरह का डांस करना होता है, तालमेल बिठाना होता है। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की हो सकती है। सही कहा। मतलब एक तो वो जो पद के साथ आती है और दूसरी शायद वो जो किसी के असर की वजह से लोग मानने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। फॉर्मल लीडरशिप तो पोस्ट से जुड़ी है, जैसे कंपनी का सीईओ, टीम मैनेजर, अधिकार होता है उनके पास। लेकिन इनफॉर्मल लीडरशिप वो है जहाँ कोई इंसान अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे या बर्ताव से लोगों पर असर डालता है, भले ही उसके पास कोई फॉर्मल पद ना हो। अच्छा। और कई बार तो ये इनफॉर्मल लीडर ज्यादा असरदार भी साबित होते हैं। हाँ, ये तो देखा है। और देखिए, इसका महत्व बहुत है। लीडर ही असल में चेंज एजेंट होते हैं। वो बदलाव लाते हैं, वो भविष्य के लिए दिशा तय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मतलब एक बड़ा सपना, लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सही। सच कहें तो लीडरशिप ही वो चिंगारी है जो किसी संगठन की पूरी क्षमता को कामयाबी में बदल सकती है। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब और उसकी अहमियत ये तो समझ में आया। अब उस पहलू पर आते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, जेंडर और लीडरशिप। क्या महिलाओं के लिए लीडर बनने का रास्ता पुरुषों से अलग है? क्या ज्यादा मुश्किल है? इस पर क्या जानकारी है हमारे पास? हाँ, ये बाकी एक पेचीदा और बहुत जरूरी मुद्दा है। अक्सर ये देखा गया है और रिसर्च भी बताती है कि महिलाओं की लीडरशिप काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। कभी कभी तो उनका जेंडर उनके लिए फायदेमंद भी हो जाता है, लेकिन कई बार वो एक रुकावट बन जाता है। रुकावट कैसे? जैसे उन्हें मौके ही इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पहले से मान लिया जाता है कि भाई ये शायद लीडरशिप की जो मुश्किलें हैं, जो दबाव है, वो झेल नहीं पाएंगी। अच्छा, मतलब प्री जजमेंट। हाँ बिल्कुल। और एक और चिंता वाली बात जो सामने आई है वो है डेंजरस लीडरशिप पोजीशंस का कॉन्सेप्ट, जिसे ग्लास क्लिफ भी कहते हैं। ग्लास क्लिफ, ये क्या है? इसका मतलब है कि महिलाओं को अक्सर लीडरशिप की भूमिका तब मिलती है जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, मतलब जब हालात बहुत खराब हो तब उन्हें आगे किया जाता है। ओहो, मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब ज्यादातर पुरुष ही टॉप पर होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। हाँ, जैसे जब नाव डूबने वाली हो तब पतवार थमा दी। समझ गया, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा फाइनेंस या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में ऊंची पोजीशंस पर महिलाओं की संख्या कम होना, ये पूरी दुनिया में एक पैटर्न सा दिखता है, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट। और अगर वो पहुंच भी जाती हैं टॉप पर, तो भी कई बार उनकी परफॉर्मेंस को उन्हीं के बराबर अनुभव वाले पुरुष साथियों की तुलना में ज्यादा बारीकी से, ज्यादा सख्ती से परखा जाता है। यहीं पर वो ग्लास सीलिंग और ग्लास एस्केलेटर वाली बातें आती होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये शब्द इसी सिचुएशन को दिखाते हैं।
ग्लास सीलिंग मतलब वो कांच की अनदेखी छत। अनदेखी छत। हाँ, मतलब आप उसे देख नहीं सकते पर वो है। महिलाओं को ऊपर बढ़ने से रोकती है। वो कोशिश करती हैं पर उस छत से टकराकर रुक जाती हैं। और ग्लास एस्केलेटर, ये क्या है? वो इसके उलट है। वो एक अनदेखी अपने आप चलने वाली सीढ़ी है जो पुरुषों को, खासकर उन प्रोफेशंस में जहां महिलाएं ज्यादा हैं, जैसे नर्सिंग या टीचिंग, वहां उन्हें ज्यादा तेजी से ऊपर लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचा देती है। अच्छा, मतलब एक के लिए रुकावट, दूसरे के लिए तेज रास्ता। कुछ ऐसा ही। हाँ, लेकिन क्या हालात बदल रहे हैं? कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है? हाँ बिल्कुल। इन सब चुनौतियों के बावजूद अच्छी बात यह है कि हालात बदल रहे हैं। खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद महिला लीडरों की भूमिका को पहचाना जा रहा है, उनकी अहमियत समझी जा रही है और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लीडरशिप का वो जो पुराना टिपिकल मर्दाना मॉडल था ना, वो अब उतना काम नहीं कर रहा। महिलाएं टॉप मैनेजमेंट में आ रही हैं, उस ग्लास सीलिंग को तोड़ रही हैं और बहुत कामयाब लीडरशिप भी दे रही हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें चंदा कोचर का जिक्र है। आईसीआईसीआई बैंक वाला। उनका उदाहरण इस बदलाव को कैसे दिखाता है? हाँ, चंदा कोचर का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ। वो दिखाता है कि कैसे महिलाएं इन बाधाओं को पार करके बहुत असरदार लीडरशिप दे सकती हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को एक लोकल बैंक से एक बड़े यूनिवर्सल बैंक में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने क्या अलग किया? उनके लीडरशिप स्टाइल में अडेप्टेबिलिटी यानी बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता, इस पे बहुत जोर था और आज के माहौल में ये एक बहुत ही ज़रूरी लीडरशिप क्वालिटी है। ये दिखाता है कि महिलाएं अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और स्टाइल से लीड कर सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं। ये तो अच्छी बात है। चलिए अब लीडरशिप के कुछ जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले वो जो बहुत मशहूर है, ग्रेट मैन या ट्रेट थ्योरी। क्या ये यही मानती है कि महान नेता पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता? हाँ, शुरुआत में बहुत पहले यही सोच हावी थी। थॉमस कार्लाइल ने करीब 1849 में ये विचार रखा था कि जब दुनिया को जरूरत होती है, मुश्किल वक्त आता है, तब महान नेता अपने आप उभर आते हैं। अच्छा। माना ये जाता था कि लीडर्स में कुछ खास गुण या लक्षण, मतलब ट्रेट्स होते हैं जो आम लोगों में नहीं होते। जैसे वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, उनमें महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है। लेकिन ये दिलचस्प है कि उस जमाने में ग्रेट वुमन की बात क्यों नहीं हुई, सिर्फ ग्रेट मैन ही क्यों? इसका सीधा सा कारण उस समय का सामाजिक माहौल था। समाज काफी हद तक पुरुष प्रधान था, ज्यादातर रिसर्च करने वाले भी पुरुष थे, तो शायद उनका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं या उन्होंने सोचा ही नहीं कि महिलाएं भी उतनी ही महान लीडर हो सकती हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, अनकहा पूर्वाग्रह था उस वक्त का। समझ गया। तो ये सिद्धांत किन खास गुणों या लक्षणों की बात करता था? क्या कोई लिस्ट वगैरह है इनकी? हाँ, बाद में जैसे 1974 में स्टोकडिल ने काफी रिसर्च के बाद कुछ खास लक्षण और स्किल्स की पहचान की थी जो लीडर्स में पाए जाते हैं। अच्छा, क्या थे वो? लक्षणों में थे हालात के हिसाब से ढल जाना, अपने आसपास के माहौल को समझना, महत्वाकांक्षी होना, अपनी बात पर डटे रहना, सहयोग करना, फैसले लेने की हिम्मत रखना, भरोसेमंद होना, दूसरों पर असर डालना, जोश से भरा होना, कॉन्फिडेंट होना, तनाव झेल पाना और जिम्मेदारी लेना। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। और स्किल्स में क्या था? जैसे अच्छा बोलना? हाँ, स्किल्स में थे समझदार होना, चीजों को गहराई से सोचना, क्रिएटिव होना, डिप्लोमेसी जानना, बोलने में माहिर होना यानी वाक्पटुता, टीम वर्क को समझना, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, दूसरों को मोटिवेट करना और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना। तो हाँ, काफी कुछ था इसमें। आजकल के समय में क्या इस सोच में कुछ नया जोड़ा है या अब भी बस इन्हीं गुणों को देखते हैं? देखिए, गुणों पर ध्यान तो आज भी दिया जाता है, लेकिन नजरिया थोड़ा और बड़ा हो गया है। अब जैसे बिग 5 पर्सनालिटी फ्रेमवर्क की बात होती है। बिग 5? हाँ, इसमें 5 मुख्य पर्सनालिटी लक्षण हैं। इनमें से एक्सट्रोवर्जन यानी बहिर्मुखता, कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्यनिष्ठा और ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी नए अनुभवों के लिए खुलापन, इन लक्षणों को अच्छी लीडरशिप से जोड़ा गया है। और एक बहुत जरूरी चीज जो आजकल बहुत मानी जाती है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसका क्या मतलब है लीडरशिप के लिए? इसका सीधा सा मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। और इसमें एम्पैथी यानी समानुभूति बहुत जरूरी है। एम्पैथी
मतलब दूसरों का दर्द समझना। हाँ, और उससे भी बढ़कर दूसरों की जरूरतें समझना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को महसूस करना, उनके नजरिए को समझना। आज के दौर में कामयाब लीडरशिप के लिए इसे एक बेहद जरूरी गुण माना जाता है। तो ये तो हुई गुणों की बात, लेकिन क्या सिर्फ अच्छे गुण होना ही काफी है? मान लीजिए कोई बहुत होशियार है, जोशीला भी है, पर हालात ही उसके फेवर में नहीं है, तो क्या होगा? यहीं से शायद वो सिचुएशनल या कंटिंजेंसी थ्योरीज आती होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिद्धांत इसी बात पर जोर देते हैं कि लीडरशिप की कामयाबी सिर्फ लीडर के अंदर के गुणों या उसके व्यवहार पर ही नहीं टिकी होती, बल्कि वो खास सिचुएशन, वो हालात जिनमें लीडर काम कर रहा है, वो भी उतने ही जरूरी होते हैं। मतलब कोई एक स्टाइल हर जगह फिट नहीं बैठेगा? हाँ बिल्कुल, नो वन साइज फिट्स ऑल। अलग अलग हालात में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल ज्यादा कारगर होती है। यही इन सिद्धांतों का निचोड़ है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य मॉडल या सिद्धांत माने जाते हैं? इसमें कई हैं, पर एक बहुत अहम मॉडल है फ्रेड फीडलर का मॉडल, जो 1967 में आया था। फीडलर मॉडल ये क्या कहता है? इसका मूल आइडिया ये है कि किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो लीडर का स्टाइल क्या है, और दूसरा वो सिचुएशन लीडर को कितना कंट्रोल देती है। अच्छा, तो लीडर का स्टाइल कैसे पता करते हैं इसमें? फीडलर ने इसके लिए एक दिलचस्प स्केल बनाया, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, यानी LPC स्केल। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर मतलब वो सहकर्मी जिसके साथ काम करना सबसे कम पसंद हो। हाँ बिल्कुल। लीडर से कहा जाता है कि वो उस एक इंसान के बारे में सोचे जिसके साथ काम करने का उसका अनुभव सबसे खराब रहा हो, और फिर उसे कुछ पैमानों पर रेट करे, जैसे वो फ्रेंडली था या अनफ्रेंडली, सपोर्टिव था या हॉस्टाइल। तो इससे क्या पता चलता है? अगर लीडर उस नापसंद इंसान को भी काफी हद तक पॉजिटिव रेटिंग देता है, तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है। मतलब उसके लिए लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना ज्यादा जरूरी है। और अगर नेगेटिव रेटिंग देता है? ओके, ये तो हुआ लीडर का स्टाइल, और दूसरी चीज थी सिचुएशन का कंट्रोल। हाँ, फीडलर ने सिचुएशन के कंट्रोल को नापने के लिए 3 फैक्टर बताए। पहला, लीडर मेंबर रिलेशन, यानी लीडर और टीम के सदस्यों के बीच रिश्ते कैसे हैं, भरोसा, इज्जत वगैरह है या नहीं। दूसरा, टास्क स्ट्रक्चर, यानी काम कितना साफ साफ और तयशुदा है। और तीसरा, पोजीशन पावर, यानी लीडर के पास औपचारिक रूप से कितनी ताकत है, जैसे इनाम या सजा देने की। ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से कुल 8 तरह की सिचुएशन बनती हैं, बहुत फेवरेबल से लेके बहुत अनफेवरेबल तक। तो फीडलर का निचोड़ क्या निकला फिर? कौन सा लीडर कब बेहतर काम करता है, टास्क वाला या रिलेशन वाला? फीडलर ने अपनी रिसर्च से पाया कि जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, वो या तो बहुत अच्छे हालात में, जब सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, सिचुएशन 1, 2, 3, या फिर बहुत बुरे हालात में, जब कुछ भी कंट्रोल में ना हो, सिचुएशन 8, ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा। और रिलेशन वाले और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होते हैं, वो बीच के यानी मॉडरेटली फेवरेबल हालात में, सिचुएशन 4, 5, 6, 7 ज्यादा असरदार होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, फीडलर का मॉडल यही कहता है, या तो आप लीडर को सिचुएशन के हिसाब से बदलो या सिचुएशन को लीडर के हिसाब से। इसकी एक आलोचना ये भी होती है कि ये मानता है कि लीडर का स्टाइल फिक्स्ड है, बदला नहीं जा सकता। बाद में फीडलर और उनके साथी गार्जिया ने एक और थ्योरी दी, कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। कॉग्निटिव रिसोर्स? हाँ, इसका सार ये है कि कम स्ट्रेस वाले माहौल में लीडर की इंटेलिजेंस ज्यादा काम आती है परफॉर्मेंस बढ़ाने में, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो तो उसका तजुर्बा ज्यादा मायने रखता है, इंटेलिजेंस शायद उतनी काम ना आए। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, एक और स्थिति जन्य सिद्धांत का नाम आता है हर्सी और ब्लैंचार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, SLT। इसका फोकस किस पर है? क्या ये फीडलर से अलग है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसका मुख्य फोकस अनुयायियों यानी फॉलोअर्स की रेडीनेस या तत्परता पर है। फॉलोअर्स की रेडीनेस? इसका क्या मतलब? रेडीनेस का मतलब है कि किसी खास काम को करने के लिए फॉलोअर में कितनी काबिलियत, एबिलिटी है और कितनी इच्छा, विलिंगनेस या आत्मविश्वास है। ये थ्योरी लीडरशिप को थोड़ा बहुत पेरेंट चाइल्ड रिश्ते की तरह देखती है। पेरेंट चाइल्ड जैसा?
वो कैसे? जैसे माँ बाप बच्चे की उम्र और समझ के हिसाब से अपना व्यवहार बदलते हैं ना, कभी डांटते हैं, कभी समझाते हैं, कभी खेलने देते हैं। हाँ। वैसे ही हर्सी और ब्लांचार्ड कहते हैं कि लीडर को भी फॉलोअर्स की रेडीनेस के हिसाब से अपना स्टाइल बदलना चाहिए। उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल बताए जो फॉलोअर की रेडीनेस के 4 लेवल से मैच करते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं वो 4 स्टाइल? पहला है टेलिंग। टेलिंग। ये तब यूज होता है जब फॉलोअर में ना काबिलियत हो ना इच्छा, अनेबल एंड अनविलिंग। तब लीडर को बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब डायरेक्ट करना। ठीक है। दूसरा है सेलिंग। सेलिंग। ये तब जब फॉलोअर में इच्छा तो है पर काबिलियत नहीं है, अनेबल एंड विलिंग। तब लीडर निर्देश भी देता है लेकिन साथ में उन्हें समझाता है, मोटिवेट करता है, रिश्ते बनाता है, मतलब आइडिया को बेचता है। ओके। तीसरा है पार्टिसिपेटिंग। ये तब काम आता है जब फॉलोअर में काबिलियत तो है पर इच्छा या कॉन्फिडेंस नहीं है, एबल एंड अनविलिंग। तब लीडर उनका साथ देता है, उन्हें सपोर्ट करता है और फैसले लेने में उन्हें शामिल करता है। और चौथा है डेलीगेटिंग। ये बेस्ट सिचुएशन है जब फॉलोअर में काबिलियत भी है और इच्छा भी, एबल एंड विलिंग। तब लीडर उन्हें काम सौंप देता है, उन्हें आजादी देता है और ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, बस मॉनिटर करता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ लीडर को अपनी टीम के हर मेंबर की काबिलियत और उसकी इच्छा शक्ति दोनों को समझना होगा और उसी हिसाब से अपना रवैया बदलना होगा। ये तो फॉलोअर्स को काफी सेंटर में रखता है। हाँ, इस थ्योरी की खास बात यही है कि फॉलोअर्स के महत्व को बहुत उजागर करती है और ये बताती है कि लीडर का काम उनकी कमियों को पूरा करने में मदद करना भी है। ये थ्योरी काफी पॉपुलर हुई है, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें रिसर्च का सपोर्ट थोड़ा कम है और कुछ कॉन्सेप्ट्स उतने साफ नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब 2 और बहुत अहम सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। पहला, ट्रांजैक्शनल। जैसा नाम से लग रहा है, क्या ये किसी तरह के लेन देन ट्रांजैक्शन पर आधारित हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे लेन देन या अदला बदली वाला नेतृत्व कह सकते हैं। इसकी बात सबसे पहले समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने की थी और बाद में बर्नार्ड बास ने इसे लीडरशिप थ्योरी के तौर पर और डेवलप किया। तो इसकी बुनियाद क्या है? ये क्या मानकर चलता है? इसकी बुनियाद कुछ सीधी साधी मान्यताओं पर टिकी है, जैसे कि लोग तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें पता हो कि बॉस कौन है और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। दूसरा, इनाम और सजा लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तीसरा, फॉलोअर्स का काम है लीडर के निर्देशों का पालन करना। और चौथा, लीडर को ध्यान रखना पड़ता है कि सब नियमों के दायरे में रहें और गलतियां ना हो। तो इसमें लीडर का रोल क्या होता है? वो करता क्या है असल में? ट्रांजैक्शनल लीडर का मुख्य काम होता है तय लक्ष्यों की तरफ फॉलोअर्स को गाइड करना। वो उनकी भूमिकाएं और काम स्पष्ट करता है। इसके कुछ खास तरीके हैं जिन्हें बास ने बताया है। क्या तरीके हैं? रिवॉर्ड, मतलब काम पूरा करने पर इनाम देना, लक्ष्य साफ करना और अच्छे प्रदर्शन को रिवॉर्ड देना। ये एक तरह का सौदा है, तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है। और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके भी 2 रूप है। एक है एक्टिव, जिसमें लीडर लगातार निगरानी रखता है ताकि गलतियां हुई ना, और अगर हो तो तुरंत सुधारे। और दूसरा पैसिव। हाँ, पैसिव में लीडर तब तक इंतजार करता है जब तक कि स्टैंडर्ड पूरे ना हो या कोई गलती हो जाए और फिर वो दखल देता है। जरूरत पड़ने पर सजा भी दे सकता है। और तीसरा है लेजे फेयर। फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है करने दो। इसमें लीडर असल में लीडरशिप करता ही नहीं, वो जिम्मेदारियों से बचता है, फैसले टालता है। इसे ज्यादातर लीडरशिप का सबसे बेकार तरीका माना जाता है। अच्छा, क्या इस ट्रांजैक्शनल स्टाइल में लिंग के आधार पर कोई फर्क देखा गया है? जैसे क्या महिला और पुरुष इसे अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कुछ स्टडीज में ये पैटर्न सामने आया है कि जब ट्रांजैक्शनल स्टाइल का इस्तेमाल होता है तो महिलाएं इनाम देने पर यानी कंटिंजेंट रिवॉर्ड पर ज्यादा जोर देती हैं, जबकि पुरुष मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, खासकर पैसिव वाले पर, यानी गलतियों पर टोकना या सजा देना। दिलचस्प। और ये स्टाइल किन हालात में ज्यादा काम आता है? ये आमतौर पर उन कामों या सिचुएशंस के लिए ज्यादा ठीक माना जाता है जो रूटीन के हों, सीधे सादे हों और जिनके लक्ष्य बिल्कुल साफ हों, जहां ज्यादा क्रिएटिविटी या बदलाव की जरूरत ना हो। ठीक है।
अब इसके बिल्कुल उलट जो दूसरा सिद्धांत है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये सुनने में ही ज्यादा प्रेरणा देने वाला सा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये करिश्माई लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप के बहुत करीब है, बल्कि उसी से निकला है। यहाँ फोकस लेन देन पर नहीं, बल्कि लोगों को बदलने, उन्हें इंस्पायर करने पर होता है। बदलने पर कैसे? यहाँ लीडर अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करता है कि वो अपने छोटे मोटे निजी हितों से ऊपर उठें और संगठन या ग्रुप की भलाई के लिए सोचें और काम करें। वो उन्हें एक बड़े मकसद से जोड़ता है। अच्छा, ये लीडर फॉलोअर्स की डेवलपमेंटल ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं, उन्हें पुरानी समस्याओं को नए नज़रिए से देखने के लिए उकसाते हैं और बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए उनमें जोश भरते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। बर्नार्ड बास और उनके साथी रिजियो ने इसके 4 मुख्य आयाम बताए हैं, जिन्हें 4 आईज कहते हैं। 4 आईज वो क्या है? पहला आई है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, मतलब लीडर एक रोल मॉडल बनता है, वो ऊंचे नैतिक आदर्शों, उसूलों और एक विजन की बात करता है। इससे लोगों में गर्व पैदा होता है, वो उस पर भरोसा करते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। ये करिश्मा का बेस है। दूसरा आई है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। लीडर लोगों में ऊंची उम्मीदें जगाता है, वो काम को एक मतलब देता है, उसे दिलचस्प बनाता है, चुनौतियां पेश करता है और टीम में जोश भरता है। वो मुश्किल लक्ष्यों को भी सरल भाषा में समझाकर यकीन दिलाता है कि उन्हें पाया जा सकता है। सही। तीसरा है इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन, IS। लीडर फॉलोअर्स को सवाल पूछने, पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने, सोचने, क्रिएटिव बनने और समस्याओं को नए ढंग से हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें उकसाता है। वो गलतियों को सीखने का मौका मानता है। और चौथा आई है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, IC। इसमें लीडर हर फॉलोअर पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। वो उनकी ज़रूरतें समझता है, उनकी सलाह सुनता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक कोच या मेंटर की तरह काम करता है। वाह, ये तो सुनने में काफी शक्तिशाली और पॉजिटिव लग रहा है। क्या इस स्टाइल में भी लिंग का कोई असर देखा गया है, जैसे ट्रांजैक्शनल में देखा था? हाँ, और ये काफी दिलचस्प है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि महिलाएं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ज्यादातर आयामों पे, खासकर इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन जैसे पहलुओं पर, पुरुषों से बेहतर स्कोर करती हैं। अच्छा, मतलब महिलाएं इस स्टाइल में ज्यादा माहिर होती हैं? ऐसा लगता है, या कम से कम स्टडीज तो यही इशारा करती हैं। शायद ये शैली महिलाओं के लिए ज्यादा स्वाभाविक हो, या वे इसका इस्तेमाल ज्यादा असरदार तरीके से करती हों। ये उन्हें लीडरशिप में ज्यादा कामयाब बनाने में मदद कर सकता है। तो हमने कई तरह के सिद्धांत देख लिए, गुणों वाले, हालात वाले, लेन देन वाले और ये प्रेरणा वाले, ट्रांसफॉर्मेशनल। अब अगर हम वापस लिंग के मुद्दे पर आएं, तो इन सब सिद्धांतों को जेंडर के नजरिए से कैसे देखा जाता है? क्या इसके लिए भी कोई खास फ्रेमवर्क या दृष्टिकोण है? हाँ बिल्कुल। जब हम लीडरशिप और जेंडर के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो मुख्य रूप से 2 तरह के सैद्धांतिक नजरिए सामने आते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है वुमेन इन मैनेजमेंट अप्रोच। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये नजरिया अकेली महिला लीडरों पर, इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करता है। मतलब ये देखता है कि महिला लीडरों के सामने क्या खास चुनौतियां आती हैं, वो कौन सी रुकावटें झेलती हैं, जैसे वो ग्लास सीलिंग जिसकी हमने बात की, और वो कामयाब होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। इसकी मूल सोच ये है कि एक महिला बदलाव लाती है। ठीक है, और दूसरा नजरिया कौन सा है? दूसरा नजरिया, जो करीब 1990 के दशक में ज्यादा उभरा, वो है डूइंग जेंडर अप्रोच। ये जेंडर को सिर्फ महिला या पुरुष होने तक सीमित नहीं रखता। तो फिर ये क्या मानता है? ये जेंडर को एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सोशल डायनामिक मानता है। ये इस बात पर गौर करता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे संगठनों में काम करने के तरीकों में ही कैसे जेंडर के आधार पर भूमिकाएं, उम्मीदें और पावर रिलेशन बन जाते हैं, और ये अक्सर पुरुषों को फायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ अकेली महिला की मुश्किलों को नहीं देखता, बल्कि पूरे सिस्टम को देखता है कि वो सिस्टम ही कैसे जेंडर के आधार पर काम करता है या भेदभाव करता है। हाँ बिल्कुल सही। जैसे आपने पहले मिसाल दी थी रेस ट्रैक वाली, वुमेन इन मैनेजमेंट उस अकेली महिला धावक पर फोकस करेगा जो दौड़ रही है, जबकि डूइंग जेंडर ये देखेगा कि कहीं ट्रैक ही ऐसा तो नहीं बना है जो किसी एक तरह के धावक जैसे पुरुष के लिए ज्यादा आसान हो। बेहतरीन, समझ गया। हाँ, तो डूइंग जेंडर उन तौर तरीकों और ताकतों पर ध्यान देता है जो जाने अनजाने में पुरुषों का दबदबा बनाए रखते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
ये पूरे खेल के मैदान पर ही सवाल उठाता है। तो क्या आज के दौर में ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं के जो तथाकथित स्त्री गुण माने जाते हैं, जैसे ज्यादा सहयोगी होना, क्या वो आज की लीडरशिप में फायदेमंद हो सकते हैं? हाँ, कुछ आजकल के विचारक, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ऐसा बिल्कुल मानते हैं। उनका कहना है कि आज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लोगों को साथ लेकर चलने पर इतना जोर है, वहाँ महिलाओं की वो लीडरशिप स्टाइल जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और पार्टिसिपेटिव यानी भागीदारी वाली मानी जाती है, वो ज़्यादा कारगर हो सकती है। अच्छा, कैसे? माना जाता है कि महिला लीडर अक्सर ज़्यादा इंटरैक्टिव होती हैं। वो लोगों को एम्पावर करती हैं, उन्हें ताकत देती हैं और सबकी सहमति से फैसले लेने में ज़्यादा माहिर होती हैं। वो लोगों को इस तरह से प्रेरित करती हैं कि वे अपने निजी स्वार्थों को भूलकर टीम या संगठन के हित में सोचें। तो हाँ, ये गुण आज बहुत वैल्यूएबल माने जा रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस पूरी चर्चा से जो हमने अलग अलग सिद्धांतों और जेंडर के पहलू पर की, उससे क्या समझे? ऐसा लगता है कि लीडरशिप वाकई कई परतों वाली बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ किसी एक गुण या किसी एक स्टाइल की बात नहीं है। इसमें लीडर के अपने गुण भी हैं, हालात भी हैं, फॉलोअर्स की ज़रूरतें और उनकी रेडीनेस भी हैं, और लीडर का बर्ताव भी है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि लीडरशिप कितनी कामयाब होगी। और हमने देखा कि कैसे अलग अलग सिद्धांत हमें इसे समझने के लिए अलग अलग लेंस, अलग अलग चश्मे देते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी से शुरू होकर सिचुएशनल, ट्रांजैक्शनल और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तक। और ये भी बिल्कुल साफ है कि जेंडर का पहलू इसमें एक बहुत अहम, बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है। चाहे वो ग्लास सीलिंग या ग्लास क्लिफ जैसी सीधी रुकावटें हों, या फिर लीडरशिप स्टाइल को अपनाने के तरीकों में दिखने वाले वो सूक्ष्म अंतर हों, जैसा हमने ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में देखा। बिल्कुल। तो आज हमने लीडरशिप की परिभाषा और उसकी अहमियत से शुरुआत की, फिर जेंडर के संदर्भ में चुनौतियों और बदलते हालात को समझा, फिर हमने ग्रेट मैन ट्रेट थ्योरी देखी, फिर फीडलर और हर्सी ब्लांचार्ड जैसे सिचुएशनल सिद्धांत जाने, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का फर्क समझा, और आखिर में इन सिद्धांतों को जेंडर के नजरिए से देखने वाले दो फ्रेमवर्क, वुमेन इन मैनेजमेंट और डूइंग जेंडर पर भी बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और एक आखिरी सवाल या सोचने वाली बात जो हम शायद अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, हाँ जरूर, वो ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ग्लोबल हो रहे हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में लीडरशिप के मॉडल कैसे दिखेंगे? भविष्य की लीडरशिप कैसी होगी? ये तो बड़ा सवाल है। और क्या ये जो नए मॉडल उभरेंगे वो अपने आप ही उन पुराने जेंडर बायस, उन लैंगिक पूर्वाग्रहों को खत्म कर देंगे, या फिर हमें उन्हें बदलने के लिए, उन्हें चुनौती देने के लिए लगातार कोशिश करते रहना होगा? इस पर सोचने की जरूरत है।